तो आज का जो केस है वो एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि आज 21st सेंचुरी में आप देखेंगे जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर घर के बाहर जाए तो वो जल्दी से जल्दी घर वापस लौट आए, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग घर में सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे बाहर के कंपैरिजन में। और ये बात एक हद तक सही भी है, पर आज का जो केस है वो आपके इस सोच पर आपको डाउट करने पर मजबूर करेगा। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा वो आपको एक केस सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए आज का केस शुरू करते हैं। नेजारू उडुपी कर्नाटका में नूर मोहम्मद का परिवार रहता था। उनके परिवार में टोटल 7 लोग थे, जिसका मतलब नूर का परिवार बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से नूर के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो अपने परिवार के लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करे और उनको किसी भी चीज़ की कमी ना होने दे। इसलिए वो सऊदी अरेबिया में रहकर जॉब करते थे और घर बहुत ही कम आते थे, ताकि उनके परिवार को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। घर का बड़ा बेटा असद भी अपने पापा की तरह ही मेहनती था और वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बेंगलोर में इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा था। नूर की 2 बेटी थी, अफनान और एनाज, जो कि 23 और 21 साल की थी, और वो दोनों मैंगलोर में एक पीजी लेकर रहती थी। अफनान वहाँ से कोई अपना कोर्स परस्यू कर रही थी और एनाज इंडियन एक्सप्रेस में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी। इसके अलावा घर में नूर की वाइफ हसीना और उसका 12 साल का बेटा असीम भी रहता था। अब क्योंकि जितने भी घर के लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से हसीना थोड़ा अकेला महसूस करती थी, और इसीलिए घर में हसीना की सास हजीरा भी रहती थी, ताकि हसीना को लोनली महसूस ना हो। इस घर के जितने भी बच्चे थे, चाहे वो असद हो या अफनान या एनाज, वो सब बहुत ही गोल ओरिएंटेड थे। उन सबको पता था कि उन सबको क्या करना है अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। बात है 12 नवंबर 2023 की, जिस दिन दिवाली थी। उस दिन इंडिया में जितनी भी फैमिली थी उनका मॉर्निंग सब जॉय से भरा होता है, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। सबको उत्साह होता है दिवाली फेस्टिवल का। इन्हीं सब फैमिलीज में एक फैमिली नूर मोहम्मद की भी थी। अब क्योंकि उस दिन दिवाली था तो मोस्टली छुट्टी ही होती है हर जगह, जिसकी वजह से अफनान और एनाज की भी उस दिन छुट्टी थी, जिसकी वजह से वो लोग उस दिन घर पर आए होते हैं। तो उस दिन फैमिली में बड़े बेटे असद और नूर के अलावा सभी लोग थे और चिल कर रहे होते हैं। उस दिन सुबह के करीब 8 बजे होते हैं और हसीना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती हैं, और घर का छोटा बेटा असीम बाहर साइकिल चला रहा होता है। अफनान और एनाज भी उस दिन छुट्टी होने के कारण सुबह लेट करीब 8:30 बजे उठती हैं। हसीना को भी नाश्ता बनाते बनाते 9 बज गए थे और नॉर्मल माहौल होता है घर में। अब असीम जब बाहर साइकिल चला रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी ब्राउन कलर का टी शर्ट पहने और फेस पर मास्क लगाकर उसके घर में घुसता है। इस आदमी को देखकर असीम पहले तो कुछ सोचता है, पर क्योंकि वो छोटा था तो वो फिर से अपनी साइकिल चलाने में व्यस्त हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी घर में घुसता है और लिविंग रूम में उसकी मुलाकात एनाज से होती है, और एनाज से 20 सेकंड वो कुछ बात करता है, जिसके बाद वो एनाज को चाकू से वार करके मौत के घाट उतार देता है। एनाज की आवाज़ सुन के हसीना और अफनान भी लिविंग रूम में आती हैं। 2 लोगों के होते हुए भी वो दोनों इसलिए कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो आदमी बहुत ही अच्छी कद काठी का होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब अपने घर से आवाज़ सुन के असीम भी घर में आता है ये देखने कि क्या हो गया, जिसके बाद वो आदमी उस 12 साल के बच्चे को भी मौत के घाट उतार देता है चाकू से हमला करके। उसने 12 साल के बच्चे पर भी
रहम नहीं किया। आई नो दैट साउंड स्केरी, पर उस आदमी पर तो उस समय भूत सवार था। जिसके बाद वो हजीरा पर भी चाकू से अटैक करता है, पर हजीरा बचते बचाते बाथरूम में जाकर छुप जाती है। अब उस आदमी ने सोचा कि अटैक की वजह से हजीरा को चोट लगा है तो खून बहने से उसकी डेथ हो ही जाएगी, और वैसे भी उसको पकड़े जाने का डर था, इसीलिए वो इन सब को मारने के बाद वहाँ से भाग गया। पर जाने से पहले उसने अनाज की बॉडी का इंस्पेक्शन किया कि उसकी डेथ हुई है या नहीं। कन्फर्म होने के बाद वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते उस आदमी ने एक हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उनकी दुनिया उजाड़ दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने में उसको करीब आधा घंटा तो लगा ही होगा, पर जब मैंने न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा कि उसने इन सब को 15 मिनट में ही ख़त्म कर दिया तो मैं तो एकदम चौंक गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये तो कोई प्रोफेशनल किलर ही कर सकता है। खैर, जब आस पड़ोसियों को इसकी जानकारी हुई तो उन सब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया इस इंसिडेंट के बारे में। जब पुलिस आई तो उनके भी होश उड़ गए ये सब खूनी नज़ारा देखकर। अब उन्होंने बाथरूम चेक किया तो उसमें हजीरा अभी भी लॉक थी, और वो इतना डर गई थी कि पुलिस के समझाने पर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके हजीरा को बाथरूम से बाहर निकाला और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो इतना डर गई थी कि बयान देने की हालत में नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर उनको समझ ही नहीं आया कि कहाँ से चालू किया जाए इन्वेस्टिगेशन। पहले तो उन्हें लगा कि चोरी का मामला है, पर बाकी सब रूम्स में जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि घर के सारे कीमती सामान घर में ही हैं, तो उनकी ये थ्योरी फेल हो गई। फिर उन्होंने घर में देखा कि शायद कोई कैमरा वगैरह हो, पर उनको कैमरा या सीसीटीवी कुछ भी नहीं मिला। अब क्योंकि ये इतना ग्रूसम मर्डर था तो पहले तो आस पड़ोस में इसकी जानकारी वायरल हुई और जल्द ही ये उडुपी फिर कर्नाटका में इस क्राइम की बात वायरल हो गई। अब क्योंकि ये न्यूज़ पूरे कर्नाटका में फैल गई थी तो इसी के चलते एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम श्याम था वो पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि 12 नवंबर की सुबह उसने एक ब्राउन कलर का टी शर्ट पहने बंदे को सांथे कांटे ऑटो स्टैंड से तृप्ति लेआउट के पास नूर के घर ड्रॉप किया था, और उसने उसी बंदे को 15 मिनट बाद जब वो क्राइम करके भाग रहा था तो उसने उसको ऑटो स्टैंड से ऑटो लेकर जाते हुए देखा था, और ये टाइम सुबह का ही वक्त था। अब पुलिस को उनका सस्पेक्ट मिल चुका था, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी का हुलिया निकाल लिया और पहली बार पुलिस के पास एक सस्पेक्ट था। अब बारी थी उसको खोजने की। अब पुलिस वाले इधर जितने भी लोगों का मर्डर हुआ था उनका बैकग्राउंड चेक तो कर ही रही थी। हसीना और अफनान का बैकग्राउंड और फ़ोन चेक करने पर उनको कुछ ऐसा खास मिला नहीं, पर एनाज का फ़ोन चेक करने पर और उसके ऑफिस के कलीग से बात करने पर पुलिस को एक बंदे पर शक हुआ, और सरप्राइजिंगली ये बंदा और वो ऑटो स्टैंड वाला बंदा दोनों एक ही निकले और पुलिस को उनका टारगेट मिल गया था। दिक्कत ये थी कि ये बंदा 12 नवंबर से ही ऑफिस आया ही नहीं था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि वो बंदा था कौन। प्रवीण अरुण चौगले नाम था इस बंदे का, और ये सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला था। प्रवीण शुरुआत से ही बहुत कॉम्पिटिटिव और फिजिकली स्ट्रांग था। 2007 में प्रवीण को पुणे पुलिस में सिलेक्ट किया गया था, पर उसने पुलिस की जॉब 3 महीने बाद छोड़ दी क्योंकि पुलिस की जॉब में ज़्यादा सैलरी नहीं थी। इसलिए प्रवीण ने एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैबिन क्रू की जॉब एक्सेप्ट कर ली और मैंगलोर शिफ्ट कर गया। मैंगलोर शिफ्ट करने के बाद उसकी तो किस्मत ही खुल पड़ी। ढेर सारा पैसा कमाने लगा वो। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने शादी कर ली और अभी उसके 2 बच्चे हैं। प्रवीण इतना कमा रहा था कि उसने
3 फ्लैट खरीद लिए थे बेंगलोर में और हाल ही में उसने एक नई कार खरीदी थी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा ताकि आपको पता चले कि ही वॉज अ कंप्लीट फैमिली मैन, जिसके पास सब कुछ था, उसकी लाइफ सब सॉर्टेड थी। पर प्रवीण को एक बीमारी थी, शक की बीमारी। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था इतना इजली, और उसको कोई चीज़ या कोई इंसान पसंद आ जाता था तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता था। और ये शक और पॉसेसिव का कॉम्बिनेशन जब ज़्यादा बढ़ जाए तो बंदा कंट्रोल करने लगता है दूसरे बंदे को। वो इतना पॉसेसिव और जेलस था कि वो अपने वाइफ पर भी शक करता था, और वो अपनी बीवी को घर के बाहर भी नहीं जाने देता था। और अगर कभी अर्जेंट में उसको बाहर जाना पड़ता तो वो उसके ऊपर हमेशा नज़र रखता, और तो और अगर वो कोई गलती करती तो वो उसको घर में मारता भी था। लेकिन बाहर की ज़िंदगी में वो बहुत ही हेल्पफुल एंड थॉटफुल बंदा था। एनाज ने जब एयरलाइन में ऐसे एयर होस्टेस ज्वाइन किया तो प्रवीण उसका सीनियर था और एनाज उसको पसंद आ गई थी। वो उसको हेल्प करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने एनाज की हेल्प भी की थी उसको पीजी ढूंढने में, और प्रवीण ने उसको अपनी 2 व्हीलर भी दी ताकि वो सिटी में आराम से ट्रैवल कर सके। इतना सब करने की वजह से एनाज उसको अपना फ्रेंड और मेंटर मानती थी। उन दोनों को साथ में काम करते 7 से 8 महीने हो गए थे, और पिछले 2 महीने से प्रवीण एनाज को लेकर ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गया था। और अगर वो अपने किसी कलीग से बात भी करती थी तो प्रवीण को उससे भी दिक्कत होने लगी थी, और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करने देता था एनाज को। आई नो कि कितना क्रीपी है कि कोई आपकी लाइफ कंट्रोल करना चाह रहा, जिससे एनाज काफ़ी परेशान हो गई थी। तो एनाज ने डिसाइड किया कि वो प्रवीण से कम्युनिकेशन अवॉइड करेगी ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि उसको प्रवीण से दिक्कत हो रही। इसके लिए उसने उसको हेलो ग्रीट करना बंद कर दिया और उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया, और उससे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी बंद कर दिया, जिससे उसको लगा कि प्रवीण को भी महसूस हो जाएगा कि हाउ ही मेक हर फील अनकम्फर्टेबल। जब ये बात प्रवीण को पता चली कि एनाज ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है तो उसको एनाज से नफरत होने लगी, और उसने उसको ख़त्म करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसको पता था कि 12 नवंबर दिवाली को एनाज अपने घर जाएगी, और उसको उसके घर का लोकेशन भी पता था। अब आपके मन में डाउट होगा कि उसको उसके घर का लोकेशन कैसे मिला, तो इसका जवाब सुन के आप चौंक जाएंगे। उसने एनाज के स्नैपचैट के लोकेशन फीचर से उसके घर का लोकेशन पता लगाया था। उसने एक फीचर को नेगेटिव वे में यूज़ किया किसी का मर्डर करने के लिए। वो प्लानिंग के हिसाब से क्वींस रोड के पास टोल बूथ पे अपनी कार रोककर वहाँ से एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर ऑटो स्टैंड गया, और वहाँ से ऑटो पकड़कर तिरुपति लेआउट गया श्याम की ऑटो में बैठ के। वहाँ जाने के बाद वो उनके घर में जाता है और लिविंग रूम में उसको एनाज मिलती है। वहाँ वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया, और जवाब देने से पहले ही वो उसको चाकू से वार करके मार देता है। जिसके बाद वो एक एक करके घर के सारे सदस्यों को चाकू से वार करके हत्या कर देता है। इसके बाद वो बाइक से लिफ्ट लेके वापस ऑटो स्टैंड जाता है, और वहाँ से ऑटो लेके अपनी गाड़ी के पास गया, और वहाँ अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ अपना टी शर्ट चेंज किया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और वो नाइफ को धोता है और उसको वापस अपने स्टैंड पर किचन में रख देता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके दिवाली वाले दिन अपने अंकल के घर बेलगांव चला जाता है दिवाली मनाने, और अपना फ़ोन नंबर भी ऑफ कर देता है। इधर पुलिस उसके फ़ोन नंबर को ट्रेस कर ही रही थी, और जैसे ही उसका फ़ोन ऑन हुआ 14 नवंबर को पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल गया, और पुलिस ने उस लोकेशन पर जाकर प्रवीण को अरेस्ट कर लिया।
अरेस्ट होते ही प्रवीण घबरा गया और घबराहट में उसने अपना सारा क्राइम कॉन्फेस कर लिया। मर्डर वेपन और मास्क भी पुलिस ने प्रवीण के घर से बरामद कर लिया। क्योंकि ये मर्डर पूरा नेशनल न्यूज़ बन चुका था उस वक्त, इसलिए पुलिस पर प्रेशर था ये केस जल्द सॉल्व करने का। इसीलिए पुलिस ने ये केस विदिन 52 आवर्स में ही सॉल्व कर दिया। अभी प्रवीण के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा और मोस्ट प्रोबेबली इतने हीनियस क्राइम करने पर उसको उम्र कैद की सज़ा ही होगी। केस ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बॉदर या परेशान करता है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने पेरेंट्स को बताएं और जिस हिसाब से क्राइम हो रहा आजकल के ज़माने में उस हिसाब से पुलिस को तो ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो आज का केस यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।